स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम की हिंदी ए, जो कि आपका एमआईएल सब्जेक्ट होता है और ये आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में पढ़ाया जाता है। क्योंकि सेमेस्टर 1 में अगर कोई इंग्लिश लेता है एमआईएल में तो उसको ये सेमेस्टर 2 में पढ़ना होता है। तो आपके जो पेपर का नाम होगा वो हिंदी भाषा और साहित्य होगा, ठीक है, हिंदी ए। और यूनिट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। और ये वीडियो डीयू एसओएल एनसीवीएफ इग्नू सभी बच्चे देख सकते हैं जिनका भी ये सिलेबस चलता है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो आपकी इकाई एक है यानी कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास आपको पढ़ना है, जो कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और हिंदी भाषा का परिचय एवं विकास पढ़ेंगे। और उसके बाद राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा जो हमारा देश है भारत है, ठीक है, उसमें दो तरीके के भाषा परिवार हैं। एक है आर्य भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। जो हमें पढ़ना है अपने कोर्स कंटेंट पे वो आर्य भाषा परिवार के बारे में पढ़ना है। और आर्य भाषा का जो परिवार है उसकी जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं उत्तर भारत में, जबकि जो द्रविडियन है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार है, वो दक्षिण भारत में बोला जाता है। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। हमें आर्य भाषा परिवार पर फोकस रखना है, ठीक है। तो आर्य भाषा का जो परिवार है उत्तर भारत में, ठीक है, आर्य भाषाओं को बोला जाता है। और आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है, ठीक है। आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। आपने सबको पता होगा कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है हमारी। और हिंदी जो है वो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, यानी कि हिंदी जो है, यानी कि संस्कृत सबसे पुरानी। और उसके बाद जैसे जैसे और भी भाषाएं आती गई, अब जो सबसे लेटेस्ट चल रही है वो हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। अब हम स्टार्ट करते हैं परिचय के साथ में। तो हिंदी का प्राचीनतम रूप संस्कृत है, ठीक है। हिंदी जो आज हम पढ़ते हैं उसका जो सबसे पहले जो थी हिंदी, मतलब हिंदी से जब हम पीछे जाएंगे तो और भाषाएं आएंगी, और पीछे जाएंगे और भाषाएं आएंगी। लेकिन सबसे प्राचीन की जो भाषा थी, ठीक है, वो थी संस्कृत। और आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वो आधुनिक आर्य भाषाओं में से ही एक है। यानी कि जो आर्य भाषाएं हैं जो मैंने आपको बताया जो बोली जाती हैं हमारे उत्तर भारत में, वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपकी प्राचीन आर्य भाषाएं, एक है मध्यकालीन आर्य भाषाएं और एक होता है आपका आधुनिक आर्य भाषाएं। तो जो हिंदी है वो आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है, ठीक है, जो आधुनिक टाइम की है, जो यानी कि मॉडर्न है, ठीक है। और आर्य भाषा का आपको पता होगा, आपके पेपर का नाम भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है। और आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप जो है वो वैदिक संस्कृत है। यानी कि जो आर्य भाषा है, मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत है वो सबसे पुरानी है। उसके अंदर संस्कृत जो है वो भी दो तरीके की होती है, ठीक है। संस्कृत भाषा एक तो होती है वैदिक संस्कृत और एक होती है लौकिक संस्कृत। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो वैदिक संस्कृत होती है उसका इस्तेमाल किया जाता था आपका वेद में, ठीक है, जो वेद लिखे जाते थे हमारे, ऋग्वेद वगैरह हैं जो, और संहिता, ठीक है, और उपनिषद। तो इन सब में जो है वैदिक संस्कृत का इस्तेमाल होता था। वहीं जो लौकिक संस्कृत है वो बोलचाल की भाषा थी, ठीक है, लोग आपस में इससे बोला करते थे। और धीरे धीरे ये जो लौकिक संस्कृत थी, बोलचाल की भाषा, ये धीरे धीरे आगे जाके इसको लिखा भी जाने लगा, ठीक है, और इसका साहित्य में भी इस्तेमाल होने लगा, मतलब लिटरेचर में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। कब तक? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। और अगर आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो रामायण और महाभारत जो है वो लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। और इनमें जो रचनाकार थे, जो संस्कृत के जो मेन मेन, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ। वाल्मीकि जी हैं, आपने सुना होगा, जो संस्कृत में लिखते थे। व्यास जी हैं, कालिदास जी हैं, माघ जी हैं, भारवी जी, अश्वघोष जी, भवभूति जी, विशाख जी, दंडी जी और श्री हर्ष जी, ठीक है। तो इनमें से नाम याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और अब हम देखते हैं कि संस्कृत कैसे फिर पाली में जाके आगे उसका विकास हुआ, फिर पाली से कैसे प्राकृत में। तो संस्कृत कालीन बोलचाल की जो भाषा थी, ठीक है, जो संस्कृत की जो बोलचाल की भाषा, लौकिक भाषा चली आ रही थी संस्कृत की, वो आगे बढ़ते बढ़ते जब उसका विकास हुआ तो लगभग 500 ईसा पूर्व के बाद वो लगभग चेंज हो गई। संस्कृत जो बोली जाती थी वो बन गई पाली। अगर आपने
हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पाली भाषा का वहां पे उल्लेख होता है। और पाली भाषा जो है महात्मा बुद्ध के समय की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, जो महात्मा बुद्ध के टाइम की लोक भाषा थी, जो लौकिक भाषा थी, जो लोग आपस में बात करते थे वो पाली भाषा में करते थे। और महात्मा बुद्ध ने पाली द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार किया था। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो अगर आपने जो पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो वो सब आपका किसमें लिखा हुआ है? पाली में ही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भाषा पहली ईस्वी तक रही। जो पाली भाषा थी वो कब तक रही? पहली ईस्वी तक। उसके बाद है पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा परिवर्तित होकर प्राकृत बन गई। जो पाली भाषा, जैसे संस्कृत का विकास हुआ धीरे धीरे आगे जाके उसमें चेंजेस आए तो वो पाली बनी। फिर ऐसे ही टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया तो वो पाली से क्या बन गई? प्राकृत। और प्राकृत में आपको बता दूं जो जैन धर्म है, ठीक है, आपको बता दूं मध्य काल के अंदर ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत फेमस थे। जैन धर्म के अंदर प्राकृत जो भाषा थी वो बहुत चली थी, बहुत फेमस थी, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे अपने ग्रंथ प्राकृत में लिखे थे। और जो प्राकृत भाषा का जो काल है, ठीक है, जो टाइम पीरियड है कब से कब तक ये चली, बोली गई या लिखी गई, तो वो है पहली ईस्वी से लेके लगभग 500 ईस्वी तक, ठीक है। पहली ईस्वी से लेके लगभग 500 ईस्वी तक इसका टाइम है। और ये जैन धर्म में बहुत फेमस रही। इस काल में बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियां भी थी, ठीक है, रीजनल बहुत सारे डायलेक्ट्स थे, यानी कि जिसको हम बोलियां कहते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे। जैसे कि शोर सैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, ठीक है, और अर्धमागधी, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग कुछ बोलियां भी सामने आई। और जो ये प्राकृत थे आगे जाके अब इनका भी विकास हुआ, इनमें भी चेंजेस आए और ये बन गए फिर क्षेत्रीय अपभ्रंश। यानी कि फिर इसके बाद जो भाषा आई वो अपभ्रंश भाषा थी, ठीक है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपभ्रंश का विकास हुआ। और अपभ्रंश भाषा का जो टाइम पीरियड है वो है 500 से 1000 ईस्वी, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा एक समझाया है। यही चीज अगर आप हिंदी ऑनर्स में पढ़ोगे तो और डिटेल में पढ़ाया जाता है। मैंने आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है इसमें। अब हम देखते हैं कि अपभ्रंश तथा आर्य भाषा इसमें क्या है। तो जो अपभ्रंश भाषा है, ठीक है, जो कि प्राकृत के बाद जो विकसित हुई अपभ्रंश भाषा, इसके भी दो रूप हैं, एक पश्चिमी, एक पूर्वी। अब इसके अंदर 1000 ईस्वी के आसपास क्या हुआ कि अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म होने लगा, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, जो हमें पढ़ना है कि मॉडर्न जो हमारी आर्य भाषाएं हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, जो मॉडर्न हमारी आर्य लैंग्वेजेस हैं, आर्यन, ठीक है। तो ये कहाँ से इनका जन्म हुआ? जो हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं और जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, इनका जन्म हुआ अलग अलग प्रकार के, जो मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो अपभ्रंशों का विकास हुआ, ठीक है, अलग अलग अपभ्रंशों से ही आगे जाके फिर अलग अलग आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। और लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आर्य भाषाओं का जन्म हुआ उन्हीं में से एक है हमारी हिंदी, ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी क्या है? आर्य भाषा है हमारी एक, ठीक है। और हिंदी का जन्म माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 1000 ईस्वी से फिर बोली जाने लगी हिंदी भाषा। तो आपको समझ में आया कैसे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से आगे अपभ्रंश, फिर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अपभ्रंशों में अलग अलग जगह पे विकास हुआ, कुछ अलग अलग आर्य भाषाओं का, फिर उन्हीं में से एक थी हमारी हिंदी। और परंतु इसके अंदर जो लिटरेचर का काम था, साहित्य का, ठीक है, कविताएं लिखना और जितनी भी चीजें थी, वो कब चालू हुई? हमारी 1150 के बाद बाद। आगे देखते हैं। अब आपके सामने एक मैं आपके सामने एक बॉक्स लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंशों के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका जन्म कहाँ से हुआ है? जो अलग अलग क्षेत्रीय अपभ्रंश थे, जैसे कि शौर सैनी जो अपभ्रंश था उसके अंदर से क्या भाषा बनी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती, इनका विकास हुआ। अगर पैशाची अपभ्रंश की बात करें तो इसमें से लहंदा एक भाषा है, पंजाबी है, ठीक है, आपको पता होगा इसका विकास हुआ। ब्राचड़ अपभ्रंश में से सिंधी का विकास हुआ। महाराष्ट्री में से मराठी का, मागधी में से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, ठीक है, और असमिया, इसका विकास हुआ। वहीं अर्ध मागधी में से पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब मैं आपको एक एक करके ही ये सब समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का जो उद्भव था वो कहाँ से हुआ? अपभ्रंश के अर्धमागधी, शोर सैनी और मागधी रूपों से, ठीक है। जो अपभ्रंश मैंने आपको भी बताए थे इसमें से अर्धमागधी, शोर सैनी और मागधी। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे शोर सैनी, मागधी और अर्धमागधी, तो इसके अंदर से ही हमारी हिंदी भाषा कहीं ना कहीं विकसित होती रही है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, आपको पता होगा, तो वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो वैदिक संस्कृत का किया गया है, ठीक है, जिसमें वैदिक संस्कृत जो सबसे प्राचीन है हमारी। तो इस तरीके से हमारी संस्कृत सबसे प्राचीन हो गई, फिर पाली, ठीक है, अगर आपको याद दिला दूं, बौद्ध धर्म के आसपास वाली, प्राकृत यानी कि जैन धर्म से जुड़ी हुई, अगर आपको याद ना रहे, और अपभ्रंश से फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो आर्य भाषाएं थी उनका विकास हुआ, उन्हीं में से एक थी हमारी हिंदी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख आर्य भाषाओं का संक्षिप्त में परिचय, यानी कि जो भी आर्य भाषाएं अब नई नई जो आई, जो नया नया जन्म हुआ आर्य भाषाओं का, उनकी कुछ विशेषताएं आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो भाषा है वो है सिंधी। और सिंधी जो है 1947 हमारे बंटवारे से पहले सिंध प्रांत की भाषा थी। जो सिंध का एरिया था वहां पे सिंधी बोली जाती थी। विभाजन जब हुआ, बंटवारा हुआ, तो इस भाषा को बोलने वाले जो लोग थे, जो सिंधी बोलते थे, वो पाकिस्तान के सिंध में रहने लगे। मतलब जो पाकिस्तान के सिंध में थे वो सिंधी बोलते थे, जबकि जो भारत के अंदर जो सिंधी लोग थे बोलने वाले, वो कच्छ में थे, अजमेर में थे, मुंबई में थे और दिल्ली में थे। तो इन जगहों पर ये भारतीय लोग जो थे जो सिंधी बोलते थे, जबकि पाकिस्तान के अंदर सिंध एरिया में बोली जाती थी सिंधी। अगर और आपको बताऊं तो जो इसकी लिपि है वो लंडा है। और इसी के साथ साथ अरबी के एक संशोधित रूप तथा गुरुमुखी, मतलब जो गुरुमुखी लिपि है उसका भी इसमें कहीं ना कहीं यूज देखने को मिलता है, विकास जैसे जैसे इसका होता गया, ठीक है। और भारत में, ठीक है, जो हमारा इंडिया है, भारत में इसके लिए अब देवनागरी का भी प्रयोग होने लगा है। तो काफी विवाद रहता है सिंधी की लिपि को लेके, क्योंकि खुद की इसकी अपनी लिपि लंडा मानी जाती है। वहीं अरबी का एक संशोधित रूप है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके। वहीं एक गुरुमुखी का भी इसमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है लिपि का प्रभाव। और भारत के अंदर अब इसमें देवनागरी का भी प्रयोग होने लगा है। अगली जो हमारी भाषा है वो है लहंदी या लहंदा जिसे हम कहते हैं। और ये कहाँ से आई है, इसका विकास हुआ है पैशाची अपभ्रंश से। मैंने आपको बताया ना, जितनी भी आर्य भाषा होंगी हमारी, उनका विकास किसी ना किसी अपभ्रंश से हुआ है। तो पैशाची जो हमारा अपभ्रंश था, वहां से पाकिस्तान तथा पूर्वी पश्चिमोत्तर जो प्रदेश है हमारा, ठीक है, पाकिस्तान के आसपास का पश्चिम साइड का, वहां पे जो है इसको लहंदा भी कहते हैं, लहंदा भाषा का विकास हुआ, लहंदी का। इसको पश्चिमी पंजाबी भाषा भी कहा जाता है। वहीं इसके और भी कुछ नाम हैं, जैसे कि डिलाही, जटकी हिंद की या उच्ची, ये इसके अलग अलग नाम हैं। और लहंदा का शाब्दिक अर्थ होता है पश्चिमी। पंजाबी भाषा में क्या होता है, जो इसको लहंदा को क्या कहते हैं, पश्चिमी। वहीं जो लहंदी की जो लिपि है वो है लंडा, और एक है फारसी लिपि में भी इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट आपको बताऊं तो इसकी बोलियां, ठीक है, लहंदी के हर भाषा की अपनी कोई ना कोई बोली होती है। तो लहंदी की कुछ बोलियां हैं, जैसे कि लहंदा, मुल्तानी, अगर आपने सुना हो, पोटवारी, धन्नी, ठीक है। नेक्स्ट भाषा है पंजाबी, मोस्ट फेमस है आज के टाइम पे भी। प्राचीन मध्य पंजाब की भाषा है। पहले के टाइम पे जो हमारा मध्य पंजाब हुआ करता था, वहां से इसका विकास होना शुरू हुआ। और ये पैशाची जो है अपभ्रंश से ही इसका विकास हुआ है। पर इसमें शोर सैनी जो अपभ्रंश है उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। शोर सैनी अपभ्रंश एक जनपद से जुड़ा हुआ है, अगर आपको पता हो, शूरसेन, ठीक है। और मागधी भी अभी आपने एक सुना होगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, मगध नाम से भी एक जनपद था। और इसकी जो पंजाबी की लिपि है वो लंडा है, परंतु अब इसका जो सुधरा हुआ रूप है वो गुरुमुखी में है, ठीक है। आज के टाइम पे गुरुमुखी इसकी लिपि मानी जाती है, और प्राचीन समय से इसकी लंडा थी। और इसकी जो प्रसिद्ध बोली है, ठीक है, जो डायलेक्ट है बहुत फेमस पंजाबी का, वो है डोगरी। नेक्स्ट है पहाड़ी। अब जो पहाड़ी है, इसका विकास हुआ खश शोर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। खश या फिर शोर सैनी अपभ्रंश से ज्यादातर लोग मानते हैं इसका विकास हुआ। इसकी लिपि देवनागरी है पहाड़ी भाषा की। पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी, तीन प्रकार की होती है जो हमारी पहाड़ी भाषा है। पूर्वी पहाड़ी के अंदर नेपाली भाषा हमारी आती है। पश्चिमी जो पहाड़ी है उसमें चंबाली आती है, प्लस और भी बहुत सारी हैं, लगभग 20। और मध्य पहाड़ी भाषा के अंदर हमारी गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी, ये आती है। नेक्स्ट है गुजराती। तो इसका भी लगभग जो विकास है वो शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ। और शोर सैनी अपभ्रंश के नागर रूप से, ठीक है, वहां से इसका विकास हुआ। इसका जो क्षेत्र है जो ये बोली जाती है वो गुजरात का एरिया, काठियावाड़ का एरिया, कच्छ का इलाका, वहां पे बोली जाती है। इसकी लिपि जो है वो पुरानी नागरी से विकसित है, यानी कि जो पुरानी हमारी देवनागरी है कहीं ना कहीं उससे इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी। तो इसका भी विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका लगभग विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, शोर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, ठीक है। और इसकी जो बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की वो है कन्नौजी,
बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज। लास्ट की जो दो हैं बहुत फेमस हैं, ज्यादातर साहित्य रचना इसी में होती है, खड़ी बोली में और ब्रज में, ठीक है। और खड़ी बोली जो है साहित्यिक रूप में इसको हिंदी भी कहा जाता है खड़ी बोली को, और ये भारत की राज्य भाषा भी है, ठीक है। और इसका एक अरबी फारसी शब्दों से युक्त रूप है, यानी कि अरबी फारसी प्लस इसको जोड़ के जब एक नया रूप बनता है उसको हम उर्दू कहते हैं। उर्दू आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो वो पश्चिमी हिंदी प्लस में जब हम इसका अरबी फारसी का भी कुछ इसमें मिक्सअप कर देते हैं तो वो उर्दू बन जाती है। और जो जो इसकी खड़ी बोली की जो लिपि है वो देवनागरी है। वहीं उर्दू जो भाषा है उसकी लिपि अरबी लिपि का एक संशोधित रूप है, ठीक है। अरबी की जो लिपि होती है उसी का ही एक संशोधित रूप। और हिंदी प्लस उर्दू भाषा जब हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है हिंदुस्तानी। और अगर आपको याद हो तो 12th क्लास में जो थर्ड बुक है उसमें गांधी जी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तानी भाषा के सपोर्ट में हूं, तो ये आपको वहां से भी याद आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी पूर्वी हिंदी भाषा। अब ये जो पूर्वी हिंदी है ये क्या होती है, ये तो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। अर्धमागधी आपको बताऊं तो शूरसैनी प्लस जो मागधी, ठीक है, ये दो जनपद थे, शूरसेन और मगध, उनके बीच का जो इलाका था वहां पे ये बोली जाती थी भाषा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो बोलियां हैं वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये इसकी बोलियां हैं। इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। नेक्स्ट है राजस्थानी। तो ये शोरसैनी के नागर अपभ्रंश से निकली हुई है ये भी, ठीक है। इसका विकास हुआ है शोरसैनी अपभ्रंश के नागर अपभ्रंश से रूप से। और इसकी जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये आपने सुना होगा राजस्थानी जो बोलियां होती हैं। क्षेत्र है इसका जहां पर ये बोली जाती है वो राजस्थान है। इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है और महाजनी लिपि है इसकी। नेक्स्ट है बिहारी। बिहारी भाषा मागधी अपभ्रंश के पश्चिम रूप से निकली है, मागधी, ठीक है। जो मागधी अपभ्रंश था उसके पश्चिम साइड में ज्यादा बोली जाती थी। क्षेत्र जो है इसका वो है बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, ठीक है, इसका क्षेत्र है। इसकी जो लिपि है बिहारी भाषा की देवनागरी है, महाजनी है और मैथिली है। नेक्स्ट है बंगाली, बांग्ला भी जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या है, मागधी अपभ्रंश, जो हमारा मागधी अपभ्रंश है उसके पूर्वी रूप से विकसित है, क्योंकि मगध के जब आप पूर्व में जाओगे तो आपको बंगाल साइड का एरिया मिलेगा। और इसके जो बोलने वाले लोग हैं वो ज्यादातर बंगाल में रहते हैं और बांग्लादेश में रहते हैं जो बंगाली बोलते हैं। नेक्स्ट है उड़िया, ठीक है, उड़ीसा साइड की जो भाषा है इसका क्षेत्र उड़ीसा है। इसकी लिपि जो है उड़िया की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कि ये पुरानी नागरी पर द्रविड़ प्रभाव के कारण ये अब कठिन हो चुकी है। पहले इसके अंदर ज्यादातर पुरानी नागरी का प्रभाव रहता था, पर आज के टाइम पे द्रविड़ प्रभाव इसका ज्यादा है, यानी कि इसके ऊपर साउथ इंडियन जो लिपि है, ठीक है, और उसका इस पे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब आप जब उड़िया को पढ़ोगे तो आपको इतनी ज्यादा समझ नहीं आएगी, क्योंकि इस पे द्रविड़ का प्रभाव ज्यादा रहता है। और मैंने आपको बताया था द्रविड़ जो परिवार है वो कहाँ का है, साउथ इंडियन, ठीक है, जो साउथ इंडियन भाषाओं का परिवार है। और राजनीतिक कारणों के कारण बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज, बहुत सारे पॉलिटिकल कारण हैं जिसके कारण इसमें तेलुगु और मराठी शब्द भी मिक्सअप होते हैं उड़िया के अंदर। नेक्स्ट है असमी, जिसको असमीज भी कहते हैं। तो ये मागधी पूर्वोत्तरी रूप से विकसित है, क्योंकि जब हम मगध एरिया जो था जनपद का उसके पूर्वोत्तर में जाएंगे तो हमारा असम आ जाता है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। क्षेत्र जो है इसका असम है जहां पर ये बोली जाती है। एक फैक्ट है आपके सामने कि 1961 तक इसको बोलने वाले लोग लगभग 38 लाख थे, ठीक है। तो 38 लाख लोग लगभग असमी को बोला करते थे। अगला है मराठी, ठीक है। मराठी जो है वो हमारी महाराष्ट्री अपभ्रंश से इसका विकास हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अब आपको कि जो हमारी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं अलग अलग अपभ्रंशों से हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों के। और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। बोली जो है मराठी के अंदर कोंकणी भी है एक, लेकिन कोंकणी को लेकर विवाद ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोंकणी अलग भाषा है, ठीक है, इसको अलग भाषा बनाना चाहते हैं। वहीं जो इसकी बोली है वो कोंकणी है। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है यूनिट फर्स्ट का। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके जो कमेंट का इंतजार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।